2026 में आपके इनकम के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और आपका म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। 2026 का जो मार्केट प्रेडिक्शन है और इकोनॉमिक आउटलुक है, शायद वो आपको सरप्राइज कर दे। एंड ऑफ कोर्स कोई भी मार्केट को एक्यूरेटली या ट्रूली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आज का मार्केट अगर आप देखेंगे वो एक बहुत ही रेयर और हिस्टोरिकल पैटर्न को विटनेस कर रहा है। क्योंकि लास्ट 100 ईयर्स में शायद 3-4 बार ही ऐसा हुआ होगा कि सारे एसेट्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर आप हमारे मार्केट्स को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई और रियल एस्टेट भी ऑल टाइम हाई पे है। और अगर आप क्रिप्टोज भी देखेंगे तो बिटकॉइन भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर सारे एसेट्स ऑल टाइम हाई पे है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मार्केट के सारे एसेट्स एक साथ ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक क्राइसिस एंटिसिपेट किया जाता है। और आज के टाइम में ये क्राइसिस डेट क्राइसिस थ्योरी के साथ लिंक किया जा रहा है। तो अब यहां पर एक सवाल आता है कि ये डेट क्राइसिस थ्योरी क्या है। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक इशू है जो प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लमैटिक इसीलिए बन रहा है क्योंकि आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट जो है वो डेट के अंडर यानी कर्जे के अंडर है। और अभी वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा क्यों है? क्योंकि वो अंधाधुन पैसों को प्रिंट कर रहे हैं। और अभी दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के ऊपर ये जो डेट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो इंटरेस्ट पेमेंट अभी रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया है। और यहीं पर शुरू हो रहा है प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू पे दिस इंटरेस्ट। और इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा सीवियर बना रहा है एक बहुत बड़ा चैलेंज। और ये चैलेंज ये है कि अभी गवर्नमेंट्स बैंक से भी आसानी से पैसे बोरो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैंक्स में भी लिक्विडिटी कम है। क्योंकि अल्टीमेटली बैंक्स के पास पैसा किसका है? सिटीजंस का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है। और आज के टाइम में सिटीजंस बैंक में पैसा रखने से ज्यादा मार्केट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, या किसी और एसेट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में लोगों में यह अवेयरनेस है कि बैंक के सेविंग्स में जो इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता है। तो अभी अगर दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स है उनका डेट बढ़ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट जो करना है वो भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। और इस इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए बैंक्स के पास ये आसानी से पैसे भी बोरो नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन इंटरेस्ट पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए, पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता ये है कि गवर्नमेंट और ज्यादा पैसों को प्रिंट करे। और अगर गवर्नमेंट और ज्यादा पैसों को प्रिंट करेगा लेकिन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उतना ही रहता है, तो इससे क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ता है। और महंगाई जो है वो ना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना सिटीजंस के लिए अच्छा है, ना बिजनेसेस के लिए अच्छा है, ना ही वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो इसी डेट क्राइसिस के चलते 2026 में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी डिस्कस किया जा रहा है, जहां पर अभी एक्सपर्ट्स में एक पॉपुलर ओपिनियन ये है कि 2026 में स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जाना चाहिए। क्योंकि वो ये मानते हैं कि 2026 में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक्स को बेचेंगे और उन पैसों को वो सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में मूव करेंगे, नहीं तो वो ये पैसा सेफ हेवंस में डाइवर्ट करेंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। एंड ऑफ कोर्स सिल्वर वाज नॉट अ सेफ हेवन बिफोर, लेकिन आज के टाइम में इसका जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसका जो शॉर्टेज है उसको कंसीडर करते हुए सिल्वर को भी आज के टाइम में सेफ हेवन माना जा रहा है। और अभी ये जो एक्सपर्ट्स का पॉपुलर ओपिनियन है कि 2026 में स्टॉक मार्केट नीचे जा सकता है, उसके पीछे वो एक और रीजन बोलते हैं, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बबल इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे जो कि दुनिया का बिगेस्ट मार्केट है, वहां पर जो टॉप 10 कंपनीज है वो नियरली टोटल मार्केट का 70% रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे लेवल ऑफ एग्रीगेशन पहले कभी नहीं देखा गया है। और ये एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि ये जो शिफ्ट आने वाला है इसको चाइना शायद ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो फिजिकल गोल्ड को हेवीली एक्यूमुलेट कर रहा है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स में एक पॉपुलर ओपिनियन ये बना हुआ है कि 2026 में मार्केट में करेक्शन हो सकता है, और जो गोल्ड प्राइस है, सिल्वर प्राइस है, सेविंग्स का रेट है और जो बिटकॉइन है, ऐसे जो एसेट्स है इनका प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अभी हमने मार्केट का जो ब्रॉडर आउटलुक है उसको तो समझ लिया, और अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें स्टॉक मार्केट इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो हमें कुछ इन्वेस्टिंग के बेसिक्स से समझना जरूरी है। और ये बेसिक्स हमारे इन्वेस्टर बूट कैंप प्रोग्राम में फ्री में सिखाया जाता है, जहां पर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप्स डिस्कस करेंगे, मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के कोर प्रिंसिपल समझेंगे, सेक्टर रोटेशंस में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है, सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई पोटेंशियल इन्वेस्टिंग को कैसे अप्रोच करना है, एंड फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, हम वो भी सीखने वाले हैं। और बूट कैंप का ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है एंड वी एक्सेप्ट ओनली 1000 रजिस्ट्रेशंस, तो आप अभी जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल समझ लेते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट के क्रैश प्रेडिक्शन, मार्केट के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रोकना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रोकना सबसे वर्स्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि ऑलवेज कीप
कीप इन्वेस्टिंग। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस दौरान अगर मार्केट गिरता है तो आप लोअर प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और वही मान लो अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप कम यूनिट्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है और आपके जो रिटर्न्स है वो बैलेंस्ड और स्टेबल हो जाते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के पहले में ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि मंथली सिप इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप 2026 में जो एसेट मिक्स है उसको थोड़ा सा रीशफल कर सकते हो। तो अभी हम समझेंगे कि हमारी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग हम ये रीशफलिंग कैसे कर सकते हैं, और अभी अगर हम ये रीशफलिंग करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम किस तरीके के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वो भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और अगर आप हमें एनकरेज करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है इसको समझने से पहले इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सैलरीड है और आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए नहीं पड़े हैं तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास 3 चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला, इमरजेंसी फंड। इन्वेस्ट करने से पहले आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस के लिए जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपको लिक्विड फंड्स में या एफडी में डाल के छोड़ देना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपका रेंट 20,000 रुपए है और बाकी के खर्चों के लिए 15,000 रुपए चाहिए, तो आपका पर मंथ का एक्सपेंस कितना हो गया? 35,000 रुपीज हो गया, और 6 महीने के एक्सपेंसेस यानी 2,10,000 रुपीज आपको लिक्विड फंड्स में या एफडी में डाल देना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड्स क्यों चाहिए? अगर मान लीजिए कुछ रीजन की वजह से आपकी नौकरी चली जाती है या कोई पर्सनल इमरजेंसी आ जाता है या मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, और उस टाइम अगर आपके पास लिक्विड फंड्स नहीं है, आपके पास कैश नहीं है उन एक्सपेंसेस के लिए, तो हो सकता है आपको अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बेचना पड़े। अगर मान लीजिए उस टाइम मार्केट का हालत खराब है, मार्केट गिरा हुआ है, तो शायद आपको लॉसेस में अपने म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स बेचना पड़े, वो भी फोर्सफुली। तो इसीलिए ऐसे फोर्सफुल सेलिंग के सिचुएशन जिसकी वजह से लॉसेस हो सकता है उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू कीप अ इमरजेंसी फंड। और उसके बाद दूसरा आपके पास होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर मेडिकल का अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया तो हेल्थ इंश्योरेंस विल टेक केयर ऑफ इट। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हो सकता है उन्हें अपने स्टॉक्स बेचना पड़े या अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने पड़े या एसेट्स बेचने पड़े। और ये बात हमेशा माइंड में रखिए कि एक्सपेंसेस के लिए एसेट्स को बेचना इज ऑलवेज अ बैड डील। और उसके बाद थर्ड आपके पास होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए नहीं पड़े हैं और आपके फैमिली का एक्सपेंडिचर आपके सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो मे भी हो सकता है आपके फैमिली को आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको फोर्सफुली बेचना पड़े टू मैनेज द एक्सपेंसेस। और इसीलिए अगर लाइफ इंश्योरेंस होगा तो फैमिली के खर्चे के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनका जो फ्यूचर है वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किया है वो सिक्योर कर देता है। तो अगर ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो देन इट मेक सेंस टू मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रो योर मनी। तो अभी इनकम के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले जो सैलरीड लोग होते हैं उनका बिगेस्ट ट्रैप क्या होता है? जैसे जैसे उनका सैलरी बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका एक्सपेंसेस भी साइलेंटली बढ़ते जाते हैं, और इसीलिए ये लोग पैसे तो ज्यादा कमा पाते हैं लेकिन वेल्दी नहीं बन पाते, अमीर नहीं बन पाते। तो इसीलिए ये गोल्डन रूल याद में रखिए, फॉर एवरी 100% इंक्रीज इन योर सैलरी आपके जो एक्सपेंसेस है वो 30% से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। यानी सिंपल वर्ड्स में आपका इनकम बढ़ रहा है लेकिन आप खर्चों को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसीलिए स्पेंड लेस एंड सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट का थंब रूल देखेंगे तो अगर आपका सैलरी 40,000 से कम है तो वहां पर आपको एटलीस्ट 10 to 20% ऑफ द इनकम सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। और यहां पर इन्वेस्टमेंट परसेंटेज क्यों कम है? क्योंकि सैलरी सबसे पहले ऑलरेडी कम है और उसमें खर्चे भी निकालना है, एक अच्छी जिंदगी भी जीनी है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कम है और फोकस ज्यादा लाइफ के स्टेबिलिटी के ऊपर और हैबिट बिल्डिंग के ऊपर है। और एक बार आपने 40,000 रुपए की इनकम में जीना सीख लिया, उसके बाद मान लो आपका जो सैलरी है वो बढ़ के 40,000 से 1,00,000 रुपीज के बीच में पहुंच जाता है, तो उस टाइम आपको 25% to 30% सेव करना है और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपने 40,000 रुपए में जीना सीख लिया था और अभी आपका इनकम बढ़ गया है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपेंसेस है इनकम के अकॉर्डिंग 30% से ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से जो ज्यादा इनकम आप कमा पा रहे हो उसको आप इफेक्टिवली मार्केट में या कोई भी एसेट में इन्वेस्ट कर पा रहे हो। और उसके बाद मान लो आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपए से ऊपर चला जाता है, तब क्या होगा? तब आपको मिनिमम 40 to 50% सेव करना है और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऑलरेडी सेट है और जो भी सरप्लस आता है दैट मस्ट गो इनटू योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल आएंगे कि घर का ईएमआई है तो क्या करूं, गाड़ी का ईएमआई है तो क्या करूं। सबसे पहले एक इनकम में घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, खर्चे सब कुछ निपटाने के बाद इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो एक इनकम में एक्सपेंस चला जाएगा और दूसरा इनकम इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि इन्वेस्ट करने से पहले हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हमारे सैलरी के अकॉर्डिंग हमें कितना परसेंटेज सेव करना है और एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल करना है और कितना परसेंटेज हमें
इन्वेस्ट करना है। तो इसके बाद एक सवाल आता है कि 2026 के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, यानी हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी अगर हम एक सेफ्टी फोकस्ड अप्रोच अपनाएंगे तो 2026 में मुझे लगता है कि हमारा जो एसेट एलोकेशन है उसमें 20% डेट म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, 20% गोल्ड ईटीएफ्स में जाना चाहिए और 60% स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में भी जो 60% पैसा जाता है, अगर हम उसका भी ब्रेकडाउन देखेंगे तो इसमें से 80% लार्ज कैप्स में जाना चाहिए, 20% फ्लेक्सी कैप फंड्स में जाना चाहिए, 10% मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप में जाना चाहिए। और अगर कोई ज्यादा ही सेफ्टी फोकस्ड है तो ये जो 10% हमने स्मॉल कैप में और 10% मिड कैप में एलोकेट किया है उसको भी आप लार्ज कैप में मूव कर सकते हो। तो अभी एसेट एलोकेशन के बाद एक ऑब्वियस सा सवाल माइंड में ये जरूर आएगा कि ये जो अलग अलग एसेट्स हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए पिक किया है, तो यहां पर अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर के रिटर्न्स एक्यूरेटली कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन पास में जो हुआ है, हिस्टोरिकली जो हुआ है, उसके बेसिस पे हम एक एंटिसिपेशन या एजुकेटेड गेस जरूर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो डेट में अबाउट 7 to 8% का रिटर्न्स मिल सकता है, गोल्ड में 10 to 13%, निफ्टी 50 में अबाउट 12 to 16%। फ्लेक्सी कैप में ये रिटर्न्स डिफर करते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट के कुछ रेप्यूटेड फ्लेक्सी कैप्स को देखेंगे तो वहां पर रिटर्न इन बिटवीन 12% to 15% के आसपास है। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली अबाउट 16 to 17% का रिटर्न है और स्मॉल कैप में 18 to 25%। एंड ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग एसेट्स में ये रिटर्न्स ज्यादा भी हो सकते हैं और कभी कभी कम भी हो सकते हैं। अभी इसके बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी ये जो अलग अलग एसेट एलोकेशन हमने किया है, उन अलग अलग एसेट्स में हम किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी इन अलग अलग डेट फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करने के लिए आई एम यूजिंग अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वैल्यू रिसर्च। और यहाँ पर सबसे पहले हमें फंड्स के ऊपर क्लिक करना है और फंड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सप्लोर मोर फंड्स इन स्क्रीनर और उसके बाद हमें जाना है फंड कैटेगरी में। और फंड कैटेगरी में यू माइट सी समथिंग कॉल्ड डेट फंड, डेट हियर। और डेट में हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड फंड्स होगा यहाँ पर कहीं पर, हाँ यहाँ पर देखिए डेट लिक्विड, हमें ये सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर फंड साइज के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंड साइज के अकॉर्डिंग एसबीआई का जो लिक्विड फंड है वो टॉप पे आता है, उसके बाद एचडीएफसी का लिक्विड फंड है और भी बहुत सारे लिक्विड फंड है, आप जाके इन्हें चेक कर सकते हैं। तो हमने कुछ टाइम पहले इमरजेंसी फंड्स के बारे में डिस्कस किया था ना, अगर इमरजेंसी फंड में अगर पैसा रखना है तो लिक्विड फंड्स कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस जो एफडी से रिलेटिवली या थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। लेकिन हाँ, ये जो लिक्विड फंड्स है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपने आज लिक्विड फंड खरीदा और 7 दिन के अंदर आपने अगर इसको बेचा तो आपको थोड़ा सा एक छोटा सा पेनल्टी लग सकता है, लेकिन खरीदने के 7 दिन बाद अगर आप कभी भी बेचेंगे तो आपको किसी भी तरीके का पेनल्टी नहीं लगता है। और इसके बाद अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, आउटलुक डिस्कस किया था, तो उस टाइम हमने 2026 का आउटलुक डिस्कस किया था। इसलिए फिलहाल के लिए अगर हमें डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो 2026 के लिए या 2027 के लिए इन्वेस्ट करना है तो इट्स बेटर वी लुक फॉर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को फिल्टर करने के लिए ये जो वैल्यू रिसर्च का फाइंड कैटेगरी है इस पे हम आएंगे और यहाँ पर डेट ऑलरेडी हमने एक्सपेंड करके रखा है। यहाँ पर ये लिक्विड फंड्स का जो चेकबॉक्स है इसको अनचेक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, वी कैन सेलेक्ट दिस डेट शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डू अप्लाई। और यहाँ पर भी अगर हम फंड साइज के अकॉर्डिंग, नेट एसेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंटल का जो शॉर्ट टर्म है डेट फंड है वो टॉप पे आता है, उसके बाद एचडीएफसी, उसके बाद कोटक, एसबीआई, ऐसे और भी बहुत सारे फंड है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वो क्या करते हैं, वो आईसीआईसीआई का ये जो प्रूडेंटल वाला डेट फंड है और उसके बाद जो एसबीआई वाला है और एक्सिस वाला है, दे प्रेफर इट मोस्ट। और यहाँ पर अगर हम एक फंड को ओपन भी करके देखेंगे तो वी कैन सी यार लास्ट 1 ईयर में इसने अबाउट 8.42% का रिटर्न्स दिया है। और वही अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का भी डेटा देखेंगे तो यहाँ पर भी 8.25% का रिटर्न्स है और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो 7.01% का रिटर्न्स है। लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम डेटा देखेंगे तो अबाउट 8.2% का रिटर्न्स इस शॉर्ट टर्म डेट फंड ने दिया है। और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के डेट फंड्स के अलावा अगर आप एक और अल्टरनेटिव देखना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स का जो डेट फंड्स होते हैं वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वो कैटेगरी भी देख सकते हो, डेट बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, हाँ डेट कॉर्पोरेट बॉन्ड, वी कैन सेलेक्ट दिस एंड डू अप्लाई। और यहाँ पर अगर हम नेट एसेट से अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड पहले आता है, आईसीआईसीआई का है और भी बहुत सारे कंपनीज का, स्टैंडर्ड सारे स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, निपॉन का है, बंधन बैंक का है, कोटक का है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी आईसीआईसीआई का हमने लास्ट टाइम चेक किया था ना, इस बार एक्सेस का चेक करते हैं। तो एक्सेस का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में 8.39% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर्स में
8.09% का रिटर्न्स, और लास्ट 7 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो 7.41% का रिटर्न्स है। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो रिटर्न्स के अकॉर्डिंग भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट रिटर्न्स देखेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट का यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न्स है अबाउट 9.4% इन द लास्ट 1 ईयर। और उसके बाद जो अभी हमने एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड चेक किया था उसका अबाउट 8.39% है। और बड़ौदा बीएनपी परिबास कॉर्पोरेट बॉन्ड का अबाउट 8.25% के रिटर्न्स है। और इसके बाद अभी हम देखेंगे कि अगर गोल्ड ईटीएफ्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर हम उसको किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी हम वापस वैल्यू रिसर्च के ऊपर आ गए हैं और अभी यहाँ पर ये डेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दिखा रहा है क्योंकि हमने कैटेगरी में उसको सेलेक्ट करके रखा है। लेट्स फर्स्ट गो एंड अनसेलेक्ट इट। तो यहाँ पर अगर हम डेट में जाएंगे और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है इसको हम अनचेक करेंगे। और उसके बाद अभी हमें गोल्ड के ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स देखने हैं ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमोडिटीज़ में जाके कमोडिटीज़ गोल्ड है ना इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को मान लो सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पर सिल्वर को भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए गोल्ड का देख रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर कमोडिटी गोल्ड को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। आई डू अप्लाई। और यहाँ पर आपको सारे गोल्ड के ईटीएफ्स और फंड्स मिल जाएंगे और नेट एसेट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमने सॉर्ट किया तो टॉप पे आता है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20, जिसका यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में अबाउट 79.26% का रिटर्न है। एंड गोल्ड का ऑफकोर्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रहता है ऊपर नीचे। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई ईटीएफ चूज करोगे यहाँ पर गोल्ड का या म्यूचुअल फंड चूज करोगे तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चेक करना मत भूलना। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही आपके ऊपर कॉस्ट बर्डन कम होगा। एंड रेस्ट ऑल अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो गोल्ड का वो तो यहाँ पर कोई भी फंड क्यों ना हो, यहाँ पर गोल्ड का रिटर्न्स जितना बनेगा उतना ही आसपास ही फंड्स का भी रिटर्न होगा। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोल्ड के ईटीएफ भी मिल जाएंगे, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाएंगे। यू कैन पिक whether you want to invest in a ETF or in a म्यूचुअल फंड। लेकिन हाँ, ETF खरीदना ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट है तो वो शेयर्स की तरह ETFs को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड का प्रोसेस अलग है, यू डोंट नीड अ डीमैट अकाउंट। दोनों ही ठीक ऑप्शन है, लेकिन ETF जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि वहां पर म्यूचुअल फंड से खर्चा जो है वो रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए और फ्लेक्सी कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं और उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम वापस screener.in पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम फंड कैटेगरी में जाएंगे और उसके बाद अभी हम ये जो कमोडिटीज में गोल्ड को हमने सेलेक्ट किया था इसको हम अनचेक कर देंगे। और उसके बाद अभी हमें आना है इक्विटीज के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी लार्ज कैप, राइट। तो इक्विटी लार्ज कैप अगर मैं सेलेक्ट करूंगा और अप्लाई करूंगा तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले जो सारे म्यूचुअल फंड्स है वो यहाँ पर मुझे लिस्ट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यू कैन सी ऑल द फंड्स दैट इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स आर लिस्टेड हियर। और यहाँ पर मैं नेट एसेट के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर टॉप आता है कौन सा, SBI निफ्टी 50 ETF। एंड ऑफ कोर्स ये निफ्टी 50 का ETF है। और यहाँ पर अगर आपको म्यूचुअल फंड देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंटल का यहाँ पर लार्ज कैप डायरेक्ट फंड है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में इसने 18.33% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। लास्ट 1 ईयर में 13.01% का रिटर्न्स। और थोड़ा अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो देखेंगे अगर लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो इसने अबाउट ऑन एन एवरेज 16.17% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। और ये जो फंड है इसने जो मार्केट का बेंचमार्क है या इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कैसे कंपेयर किया है यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का लाइन है वो ये जो ICICI का म्यूचुअल फंड है इसका परफॉर्मेंस है, BSE 100 का ये ग्रीन लाइन है और ये जो इक्विटी लार्ज कैप है उसका ये ब्राउन लाइन है। तो लास्ट 1 ईयर में जो ICICI का फंड है उसने दोनों बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म किया है क्योंकि यहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस लाइन है वो इन दोनों के ऊपर है। और ये ड्यूरेशन अगर हम 3 इयर्स का बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं 3 इयर्स का डेटा। 3 इयर्स में भी मोटा मोटा ये जो है इंडेक्स को या बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। एंड वैसे ही अगर हम 10 इयर्स का देखेंगे तो लेट्स सी व्हाट विल गेट। तो 10 इयर्स में भी अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो म्यूचुअल फंड का जो ब्लू लाइन है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर ही है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा और इस फंड के बारे में डिटेल्स देखना चाहें, जैसे कि इनका अलोकेशन कैसा है, इन्होंने कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो यहां पर आप वो भी देख सकते हैं। तो यहां पर हमें आना है पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप में इनका 91.99% पैसा इन्वेस्टेड है, मिड कैप में 7.86% और स्मॉल कैप में 0.15%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो टोटल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है इसमें 64 स्टॉक्स यहाँ पर है। जो टॉप 10 स्टॉक्स है इसमें इनका अलोकेशन 53.43% है, टॉप 5 स्टॉक्स में 35.84%। वैसे अलोकेशन उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो का PB रेशो यहाँ पर उन्होंने दिया है और पोर्टफोलियो का P रेशो भी वो देते हैं अबाउट 22.85 के आसपास। और थोड़ा अगर हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि अलग अलग सेक्टर्स में इनका अलोकेशन कितना है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितना है, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हर जगह ये आपको दिख जाएगा। थोड़ा और अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनका पैसा कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है
और कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन उन्होंने किया हुआ है ये भी यहाँ पर आपको इन स्टॉक्स के नाम के साथ साथ सारा डेटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर मिड कैप अगर आपको फिल्टर करना है, मिड कैप के फंड्स फिल्टर करना है तो यहाँ पर आपको मिड कैप सेलेक्ट करना होगा। अगर स्मॉल कैप के चाहिए तो यहाँ पर इक्विटी स्मॉल कैप है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और वही अगर आपको फ्लेक्सी कैप चाहिए तो फ्लेक्सी कैप को भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सी ऑल द फंड्स दैट आर लिस्टेड ऑन valueresearch.com। यहाँ पर यूजुअली अगर आप नेट एसेट से अगर आप सॉर्ट करोगे तो जो भी टॉप म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। आप टॉप 10 टॉप 5 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अभी हमने देखा ना परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है, कौन से सेक्टर्स में उन्होंने एलोकेशन किया है, तो वो सारा चीज़ चेक करके जो भी सेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है, जो भी एलोकेशन आपको ज़्यादा पसंद है और पास में इस म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया है वो सारा डेटा देके, मतलब पास परफॉर्मेंस ऑफकोर्स फ्यूचर रिटर्न्स वो गारंटी नहीं करता है, लेकिन पास परफॉर्मेंस आपको ये बताएगा कि फंड मैनेजर जो है उन्होंने पास में फंड को कैसे मैनेज किया है, पैसों को कैसे मैनेज किया है। अगर पास में उन्होंने पैसों को अच्छे से मैनेज किया है तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी वो पैसों को अच्छे मैनेज करें। तो इन्हीं तमाम फैक्टर्स को आप एनालाइज करके आपने जो एलोकेशन किया हुआ है 60% लार्ज कैप्स में, 20% फ्लेक्सी कैप में, 10% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सकते हो और अपना जो एलोकेशन है वहां पर सेट करके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स कैसे पिक करना है, सेक्टर्स कैसे एनालाइज करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।